हाँ जी, शुरू करते हैं। ये रेगुलेटिंग हम लोग एक्ट देख रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट में एक दो पॉइंट हो गए थे। शायद इंग्लैंड में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस हुआ था, ये हो गया था, है ना। इंडिया में क्या जी चेंजेस सर। हुए, ये हम लोग देखने हैं, हमें करना है। तो इसकी हमने हेडिंग डाल ली थी, क्या क्या चेंजेस हुए इंडिया में, ये हेडिंग डाल ली थी। ठीक है। देखो, इंडिया में चेंजेस क्या हुए ये देखने के लिए फिर से वापस वहीं आना पड़ेगा। जो कमियां थी ईस्ट इंडिया कंपनी में के एडमिनिस्ट्रेशन में, और जिन कमियों की वजह से लगातार कंपनी घाटे में चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, बंगाल में अकाल पड़ा बहुत बड़ा 1760 का, और बहुत सारे लोग मारे गए। कहते हैं बंगाल की आधी आबादी साफ हो गई थी। तो इन सबको एड्रेस करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया गया था। इंडिया में जो चेंजेस किए होंगे, इसका मतलब तो सबसे पहले तो ये चेंज किया होगा उन्होंने, या कंपनी को ये चेंज करना चाहिए कि जो करप्शन था वो एक मेन इशू था ईस्ट इंडिया कंपनी में। जो कंपनी के यही कारण था घाटे में जाने का। कंपनी के जो अपने काम करने वाले लोग थे, वो व्यक्तिगत व्यापार में लगे हुए थे, कंपनी के हितों की अनदेखी हो रही थी लगातार। घूसखोरी, भ्रष्टाचार, ये मुख्य मुद्दे थे। अब इस भ्रष्टाचार का भी एक कारण था कि जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, उनमें किसी तरीके की यूनिफॉर्मिटी नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे। तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी। अब जब कोई एक सेंट्रल लेवल पर अथॉरिटी नहीं होगी, जब तक, या एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, तब तक फिर कैसे एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बन पाएगा। और जहां तक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो कैसे, भ्रष्टाचार तो होना ही था। तो इसलिए कंपनी को क्या मतलब, अब ब्रिटेन की सरकार को क्या करना था, एक सेंट्रल लेवल पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बॉडी जो है उसका गठन करना था। तो आगे वो यही करेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म, इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। एक दूसरा भ्रष्टाचार का कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, उनकी सैलरी कम थी, जो सर्वेंट्स थे। अब उसका कारण ये था, सैलरी कम इसलिए थी क्योंकि वहां जितने भी चोर उचक्के थे, सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ पे भर्ती कर लिया था। उन्हें बहुत कम मात्रा में लोग मिल गए, मतलब कम कम पैसा देकर लोग मिल गए, क्योंकि बहुत क्वालिटेटिव लोग नहीं थे। वो लोग इसलिए इंडिया आए व्यापारियों के रूप में, क्योंकि उन्हें भारत से व्यापार का लालच था, उससे लाभ का लालच था। इसलिए दूसरा प्रयास ये किया गया इसमें से भ्रष्टाचार को खत्म करने का, कि जो सैलरीज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की, वो सैलरीज बढ़ा दी गई। एक ये चेंज हुआ। तीसरा चेंज ये इसमें ये किया गया, देखो, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे परेशानी थी, बल्कि कानून बनाने के लेवल पर भी परेशानी थी। हम लोगों ने ये देख रहे थे कि तीनों प्रेसिडेंसीज के जो पास थी, कानून बनाने की अलग अलग शक्ति थी। अलग अलग लेवल पर कानून बनाए जा रहे थे, उनमें कोई साम्यता नहीं थी। इसलिए ये प्रयास किया गया इसमें कि कानून बनाने में भी एक सेंट्रलाइजेशन हो। तो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है, उसे अधिकार दे दिया गया कानून बनाने का। और बाकी के कानून बनाने के मामले में वो जो दोनों प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, उनको सुपरिंटेंडेंट कर सकती थी, यानी उनका निरीक्षण कर सकती थी अगर वो कोई कानून बनाए। तो इस तरीके से यहां पर भी एक सेंट्रलाइजेशन लेके आया गया। तीसरे लेवल पे ये था, हम लोग ये देख रहे थे कि तीनों प्रेसिडेंसीज में मेयोरियल कोर्ट बन गई थी, मेयर की कोर्ट बन गई थी। मेयर की कोर्ट कोर्ट ऑन रिकॉर्ड थी, और ये काफी पहले बन गई थी, 1753 के चार्टर से ही बन गई थी, कंप्लीट हो गई थी जुडिशियल प्रोसेस इंडिया में। लेकिन तीनों प्रेसिडेंसीज में तीन मेयर्स की कोर्ट थी। वो तीनों मेयर्स की कोर्ट में कोई साम्यता या कोई इक्विटी नहीं थी। अलग अलग लेवल पर कानून व्यवस्था थी तीनों में। तो तीनों को एक जगह पर यूनाइट करने के लिए, या जस्टिस के लेवल पर एक जगह पर यूनाइट करने के लिए, एक सेंट्रल जुडिशरी की भी जरूरत थी। तो फिर उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। तो हम लोग ये देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में
एक सेंट्रलाइजेशन के जो चिन्ह हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्रीयकरण के जो चिन्ह हैं वो हमें दिखते हैं। सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ईस्ट इंडिया कंपनी में बाय रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, ये पूछा गया एग्जाम में कि किस चार्टर से या किस एक्ट से भारत में प्रशासन के केंद्रीयकरण के चिन्ह दिखते हैं या साइंस दिखते हैं, तो दैट इज फ्रॉम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आगे फिर इसी को बढ़ा दिया जाएगा 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, एक ही बात है। तो इन चीजों को आप लिख लीजिए। बेसिकली सारे का सारा भ्रष्टाचार दूर करना था उनको, सेंट्रलाइजेशन करके, पार्लियामेंट का नियंत्रण करके कंपनी के कामों पर, और यही इस रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ भी। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताओ, क्लियर है? जी सर। तो लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखना। सर एक बार हेडिंग रिपीट कर दीजिए। हेडिंग है इसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू, प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया, कंपनीज गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में कंपनी की सरकार से संबंधित प्रावधान, हिंदी में ये होगा, भारत में कंपनी की सरकार से संबंधित प्रावधान। ठीक है, पहला पॉइंट लिखना इसमें, द मोस्ट सीरियस कंसर्न, द मोस्ट सीरियस कंसर्न about, most serious concern about the company's administration in India, company's administration in India was the company's inability, the company's inability to check the corruption, company's inability to check the corruption। ठीक है, सबसे गंभीर, या ऐसा लिखना, हिंदी में लिखना, कंपनी के भारत में प्रशासनिक मामलों से संबंधित, कंपनी के भारत में प्रशासनिक मामलों से संबंधित गंभीर समस्या, गंभीर समस्या भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर, भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई, अंकुश न लगाने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। ठीक है, अच्छा, इसका क्या कारण माना गया भ्रष्टाचार का? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह माना कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है इंडिया में, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो प्रशासन के सभी अंगों को बांध सकती हो, उनके ऊपर नियंत्रण कर सकती हो। जब भी कहीं पर आप देखो अंकुश नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार होगा ही, तब तक चीजें कानून टूटेंगे ही। इसलिए देखो, सत्ता की ये परिभाषा है कि सत्ता में, सत्ता माने अथॉरिटी, अथॉरिटी में दो शब्द आते हैं सत्ता में, एक पावर और एक लेजिटिमेसी। सत्ता दो चीजों से मिलकर बनती है, एक शक्ति से और एक दूसरे वैधता से। जैसे अब आप देखते हो इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस वाले को देखो, पुलिस वाला सत्ता का सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है। जैसे उसके पास जो डंडा है, दैट रिप्रेजेंट द पावर, और उसके पास जो वर्दी है, दैट रिप्रेजेंट द लेजिटिमेसी। अब वो डंडा मार सकता है, अगर आपने कोई कानून तोड़ा तो डंडा मार सकता है वो।
इसीलिए ये शक्ति का या सत्ता का सबसे सही एक एग्जाम्पल है। किसी भी ऑर्गन में सत्ता नहीं थी, दंड किसी को नहीं दिया जा सकता था अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा था या भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त था तो। और उसका कारण यही था कि केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो लिखो, द बेसिक रीजन द बेसिक रीजन बिहाइंड, या ऐसा लिखना, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मानना था ना, लिखना इसमें अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पार्लियामेंट द बेसिक रीजन, the basic reason behind this corruption was the absence of central authority, the absence of central authority। ब्रिटिश संसद के अनुसार, ब्रिटिश संसद के अनुसार इसका प्रमुख कारण केंद्रीय सत्ता की अनुपस्थिति थी, केंद्रीय सत्ता की अनुपस्थिति थी। सो दिस एक्ट try to solve this problem efficiently, इसलिए इस अधिनियम ने इस समस्या का निदान करने का प्रयास किया। कैसे किया, अगले पॉइंट से देखते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, बंगाल को सेंट्रल अथॉरिटी बना दिया गया। बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, अब वहां का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल कहलाने लगा और उसकी एक परिषद बना दी। गवर्नर जनरल के ऊपर भी नियंत्रण लगाया गया। ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का जो गवर्नर था और अब वो मनमाना कर सकता था ना। चेक एंड बैलेंसेस की इसमें कॉन्सेप्ट जो थी उसको लागू किया गया। चेक एंड बैलेंसेस माने कि किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी संस्था को संपूर्ण शक्तिशाली नहीं बनाया, उसके ऊपर किसी ना किसी का नियंत्रण कर दिया। कैसे किया मैं अभी ये बताऊंगा। और ये इसकी एक कमी भी थी। चेक एंड बैलेंसेस की जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलती है, यहीं से ली गई थी। समझना ध्यान से। देखो चेक एंड बैलेंसेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। जैसे हमारे यहाँ ना तो सर्वोच्च शक्तिशाली संसद है, ना ही कार्यपालिका है और ना ही न्यायपालिका है। सबके ऊपर आपस में तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं किसी ना किसी रूप में। इसी को हम लोग चेक एंड बैलेंसेस कहते हैं, चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट कहते हैं। संतुलन की अवधारणा, संतुलन एवं नियंत्रण की अवधारणा। तो इस संतुलन और नियंत्रण की अवधारणा को सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में ही लाया गया था या उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया, गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और उसकी एक काउंसिल बना दी। उस काउंसिल में 4 मेंबर थे। अब ये जो गवर्नर था दैट वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये जो 4 सदस्य थे दीज वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट। और गवर्नर को यह कह दिया गया कि आप इन चारों की सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकते। जो निर्णय है गवर्नर जनरल इन काउंसिल वो मेजॉरिटी से ही ले सकती थी। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है उसको इन जो 4 लोग हैं इनमें से कम 2 लोगों को अपनी तरफ करना पड़ेगा, तभी 3-2 की मेजॉरिटी होगी, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता था।
चूंकि ये 4 लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त होने थे, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण को ही स्वीकार करते। इसलिए ये गवर्नर के ऊपर एक नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट के रखने का, या गवर्नर जनरल के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण रखने का एक तरीका था। लेकिन ये एक कमी भी थी, बाद में आगे देखेंगे, ये एक समस्या भी रही इसमें। अच्छा, गवर्नर जनरल काउंसिल में जो ये 5 लोग थे, ये सब बराबर थे। द अथॉरिटी ऑफ ऑल दोज पीपल 5 पीपल्स वर इक्वल। बस क्या था कि गवर्नर जनरल जो था वो इन 5 बराबरों में पहला था, फर्स्ट इन ऑल इक्वल्स था वो। इसलिए कोई उसके ऊपर बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी उसके पास में, बिना इन चारों की सहमति के वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसे कोई मीटिंग भी बुलानी थी तो फोरम निर्धारित किया गया था 3 लोगों का, 5 में से 3 का होना आवश्यक है, तभी कोई मीटिंग हो सकती थी। यहां तक हुआ कि बाद में झगड़े भी हुए। इवन ये हुआ कि एक व्यक्ति थे इसमें, फ्रांसिस उसका नाम था, गवर्नर जनरल काउंसिल में ही लिखे। उनकी और हेस्टिंग्स की तो इतनी लड़ाई हो गई कि हेस्टिंग्स ने गोली मार दी थी उन्हें मीटिंग में ही, घायल हो गए गोली से। बाद में मुश्किल से जान बची, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बुला लिया गया उन्हें वापस। और यहां तक हुआ कि इसी झगड़े की वजह से 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, सेटलमेंट एक्ट आएगा 1781 का, वो इसी झगड़े की वजह से पास हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मना ही कर दिया, भाई मैं बिल्कुल काम धाम नहीं करूंगा कुछ भी, अगर आपने ऐसी व्यवस्था आपने बनाई होगी तो। दैट वाज द फेलियर ऑफ 1773 एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1773। आगे देखेंगे ये सब कैसे कैसे। लेकिन मैं तो केवल आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंट्रल अथॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, उसकी क्या रूपरेखा थी। तो उसकी रूपरेखा ये थी कि एक केंद्रीय सत्ता तो आप बना दीजिए, लेकिन वो केंद्रीय सत्ता ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर भी नियंत्रण हो। और किसका नियंत्रण हो? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण हो। दैट्स बिकॉज ऑफ इट इज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट। इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, क्योंकि रेगुलेट करने का काम कर रहा था। तो लिखिए इसमें। आया समझ में? मैं समझा पाया आपको? बताइए ऑनलाइन वाले, ये पॉइंट आ गया समझ में कि गवर्नर जनरल हाउस सर की काउंसिल कैसे कैसे थी? सर वो तो आ गया, पर जब पहले भी तो ये बंगाल का गवर्नर था, तो इसे गवर्नर जनरल ही क्यों बना रहे थे ये? क्योंकि दोनों प्रेसिडेंसी अब इसी के अंतर्गत करनी है ना भाई। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी इसके अंतर्गत करनी है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी ना कोई भी, तीनों अपने आप अलग अलग अपनी ढपली अपना राग हो रहा था। एक केंद्र में बनाना होगा तो गवर्नर जनरल बनाना पड़ेगा नहीं एक को? हाँ या जी ना सर। बताओ। जी जी। तो लिखो इसमें, इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट में, द एक्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम, द एक्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम by providing a new executive structure, by providing a new executive structure in Bengal। इस अधिनियम ने, इस अधिनियम ने उपरोक्त समस्या का समाधान, उपरोक्त समस्या का समाधान बंगाल में, बंगाल में एक नई कार्यपालिका, बंगाल में एक नई कार्यपालिका के निर्माण के साथ किया। ठीक है। नाउ द गवर्नर ऑफ बंगाल, now the governor of Bengal was known as, was known as the governor general of Bengal। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब बंगाल का गवर्नर, अब बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। ठीक है। इट हैज ए काउंसिल, इट हैज ए काउंसिल, इसकी एक परिषद नियुक्त की गई, इसकी एक परिषद नियुक्त की गई
which is known as Governor General in Council, which was known as Governor General in Council, जिसे कि गवर्नर जनरल की परिषद नाम दिया गया। There were 4 members in this council. इसको बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से। हमें पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर समझ में आएगी, यहीं से सब चलते चलेंगे तो आगे आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी संविधान में। मेरा ये यकीन है, वो मेरा विश्वास है इस बात का, अगर आपने 1935 तक का एक्ट समझ लिया अच्छे से, तो संविधान में कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक एक बात वहीं तक क्लियर कर दूंगा, सब उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन की आप जस्ट पढ़ेंगे और एकदम से सब दिमाग में बन जाएगा, छप जाएगा कि हाँ ये मामला था, इसमें संविधान में ये होगा, क्योंकि ऊपर से थोड़ी उतरा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट था। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो डॉक्यूमेंट के रूप में है, दैट इज अ कंप्लीट फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। It was not started randomly. It was started from the 1600 Charter Act, and the maximum part of it formed during the Act of 1935. बहुत कम ऐसे उसके पार्ट हैं जो 1935 के एक्ट के बाहर हैं। 216 एक्ट आर्टिकल्स हैं ऐसे के ऐसे ही जो एज इट इज ले लिए गए थे, तो वो इंपॉर्टेंट है। चलिए, गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है ना। अच्छा, ये गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी, ये पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त होती थी। ये जो 4 लोग थे, ये चारों के चारों पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त होने थे। तो लिखिए इसमें, ऑल दीज 4 persons, all these 4 persons of in council appointed by या represented, हाँ ऐसा लिखिए, representative of ब्रिटिश पार्लियामेंट। गवर्नर जनरल की परिषद के ये चारों लोग, गवर्नर जनरल की परिषद के ये चारों लोग ब्रिटिश संसद के द्वारा या ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधि थे। द डिसीजंस मस्ट बी टेकन, द डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय मेजॉरिटी। निर्णय बहुमत से ही हो सकते थे, ठीक है। अच्छा, गवर्नर का जनरल का वोट करने का अधिकार नहीं था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नर जनरल तब तक वोट नहीं कर सकता था जब तक इक्वल ना हो गई हो वोटिंग। वो केवल कास्टिंग वोट कर सकता था। जैसे 4 मेंबर थे, 2 ने कुछ कहा और 2 ने कुछ कहा, अब निर्णय नहीं आ पा रहा है, 2 पक्ष में है 2 विपक्ष में है, देन गवर्नर जनरल कैन गो फॉर अ कास्टिंग वोट। तब वो अपने वोट का उपयोग कर सकता था, अदरवाइज तो नहीं कर सकता था। इसका मतलब गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी, बना तो दिया गया वो गवर्नर जनरल, पर उसके ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण रखा इन काउंसिल का। तो लिखना, गवर्नर जनरल कैन ओनली डू, गवर्नर जनरल कैन ओनली डू अ कास्टिंग वोट, अ कास्टिंग वोट। गवर्नर जनरल केवल निर्णायक मत दे सकता था, निर्णायक मत दे सकता था। सो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पांचों बराबर हैं। सो द ऑल 5 members
of Governor General Council were equal. इस प्रकार गवर्नर जनरल की परिषद के सभी सदस्य समान थे। द कोरम ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, कोरम भी लिख लीजिए। द कोरम ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर 3 was 3, मतलब 3 मेंबर्स जब तक हो सकते हैं तभी तक हो सकती है मीटिंग, नहीं तो नहीं हो सकती। was 3 and governor general was binding and the decision of governor general in council was binding to governor general, to या ऑन होगा शायद, ऑन गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल परिषद का कोरम 3 रखा गया तथा बहुमत से किए गए निर्णय गवर्नर जनरल पर बाध्यकारी थे। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो, किसी भी पॉइंट में। क्लियर है? बताओ। जी सर। सब चुप बैठे हैं, पता नहीं। अच्छा, चलो तो देखो, इस समय जो गवर्नर जनरल था, मतलब गवर्नर जो था इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के। सेवनटीन 71 में शायद उन्हें लाए थे, या 1772 में शायद आए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। गवर्नर इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इसलिए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स बने। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, ठीक है ना, और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भारत का नहीं, भारत का बेंटिक होगा, आगे आएगा। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज क्लाइव एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लिखो इसमें, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। एंड द 3 अदर मेंबर्स, बल्कि 3 नहीं 4 होंगे, द 4 अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर एज फॉलोज। तथा परिषद के 4 अन्य सदस्य इस प्रकार थे। इनके नाम पूछे गए हैं एक आध बार, तो याद रखना। फिलिप फ्रांसिस, इसकी बिल्कुल नहीं पटती थी वॉरेन हेस्टिंग्स से, हाथापाई पर उतारू रहता था। झगड़ा हुआ, गोली मार दी वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे। मीटिंग में ही इतनी तगड़ी लड़ाइयां हो गई इनकी। फिलिप फ्रांसिस। क्लेवरिंग, दूसरा है रिपीट कर दीजिए। क्लेवरिंग। फर्स्ट फिलिप फ्रांसिस
फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, CLAVERING, क्लेवरिंग। थर्ड लिखिए मॉनसन, MONSON, मॉनसन। और फोर्थ लिखिए इसमें बोरवेल, बोरवेल, BAR होगा, BARWELL, बोरवेल। ये सपोर्टर था हेस्टिंग्स का। बाकी सब हेस्टिंग्स के विरोध में रहते थे, तीनों के तीनों अलग रहते थे। हेस्टिंग्स इसलिए कोई निर्णय नहीं कर पाया, तो झल्ला गया। उसने कहा भाई मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं तो वापस आ रहा हूँ इंग्लैंड। या तो इसका ये जो तुमने रायता फैलाया इसे समेटो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ वापस। फिर ये जो परेशानी इसमें आई बना इसको एग्जीक्यूट करने में, ये एक्ट बिल्कुल जो सिस्टम इन्होंने बनाया ना इस एक्ट से, उसकी कमी यही थी। देखो जब भी आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अगर बना रहे हो तो आपको केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्तियां हैं, सेंट्रलाइजेशन की जो प्रवृत्तियां हैं, मतलब चेक एंड बैलेंसेस को आपको कम करना पड़ेगा। अदरवाइज तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा ही नहीं, है ना। जैसे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हो, हमारे यहां चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट है, करेक्ट है। तो क्या हमारे यहाँ कोई सुप्रीम पावर है? तीनों इंस्टीट्यूशंस में से किसी एक के पास सुप्रीम अथॉरिटी है? आपके बताओ, लेजिस्लेचर के पास हो या किसी और के पास। तो और आप एक चीज को आप और देखो कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्योरली सेंट्रलाइजेशन के साथ नहीं है। राज्य कई मामलों में स्वतंत्र है, विधि बनाने में भी और बाकी सब में भी। और इवन ये भी है कि राज्यों के जो हाईकोर्ट हैं, न्यायपालिकाएं हैं, वो भी कई मामलों में अलग तरीके से निर्णय देती हैं। तो चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट जहां पर भी होगी, संतुलन और नियंत्रण की कॉन्सेप्ट, वहां आप सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बना सकते। यही ये गलती कर रहे थे। चेक एंड बैलेंसेस की कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे थे और सोच रहे थे कि गवर्नर जनरल के रूप में कोई सेंट्रल अथॉरिटी भी बन जाएगी। बिल्कुल गलत बात थी। ये ऐसे ही है कि जैसे जाना तो है दिल्ली, लेकिन रास्ता पकड़ा है मुजफ्फरनगर की तरफ का। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बातें हैं, तो हो ही नहीं सकता था। इसीलिए फिर 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया, इसकी कमियों को दूर करने के लिए ही। तो चलो लिखो, ये इसमें एक बात तो ये हुई। अब दूसरा पॉइंट लिखना इसमें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की, ये बना दिया। दूसरा इसमें यह किया गया कि जो सीक्रेट कमेटी बनी थी उसने सिफारिश की कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो चोर उचक्के टाइप हैं, और कंपनी ने चोर उचक्कों को भर्ती करके ज्यादा सैलरी ना देनी पड़े इसलिए उन्हें भर्ती किया है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो भारत में जाके लूटमार ही कर रहे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए कि इन लोगों की, अब इनके पास एक्सपीरियंस है, इन्होंने भारत में एक सत्ता भी स्थापित कर ली है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। क्या किया जाए, इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए। जब इनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो भ्रष्टाचारी अपने आप कम कर देंगे। ये भी गलत बात थी उनकी, ऐसा हुआ ही नहीं। सैलरी बढ़ाने से कभी भ्रष्टाचार कम नहीं होता, है ना। तो ये हुआ ही नहीं, लेकिन इन्होंने सैलरी बढ़ा दी गई और जो इमोरल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये जो पर्सनल ट्रेड है वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये कोई व्यक्तिगत व्यापार नहीं कर सकते थे। तो आप लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, द सैलरीज ऑफ कंपनीज सर्वेंट्स वर इंक्रीज। कंपनी के कार्यकर्ताओं की या नौकरशाहों की, नौकरशाहों का होगा बल्कि, कंपनी के नौकरशाहों का वेतन बढ़ा दिया गया। एंड ऑल्सो स्ट्रिक्टली बैंड
strictly banned the immoral activities and personal trade. Immoral activities and पर्सनल ट्रेड तथा घूस घूस लेने, ये वर्ड यूज किया गया था। आप सोचो इसको, ये वर्ड यूज किया गया था, घूस का वर्ड यूज किया गया था उसमें, पर्सनल ये ब्राइबिंग तथा घूस एवं व्यक्तिगत व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। एवं व्यक्तिगत व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और देखो इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है, बड़ा शानदार भी। आपने एडमंड बर्क का नाम सुना है? ऑनलाइन वाले बताओ, जिन्होंने नहीं ज्यूरिस जी। पढ़ा है शायद उन्होंने सुना होगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस में एडमंड बर्क का नाम नहीं आया कहीं पे, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वालों में? सर जूरिस पढ़ाई नहीं। बेन, अरे अच्छा, आता है। देखो बेंथम से पहले आप पढ़ोगे ना, तो बेंथम से पहले बर्क का नाम आएगा। बेंथम लिबरल आइडियोलॉजिस्ट हैं सबसे पहले, वहीं जो बर्क हैं वो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी समय थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में एडमंड बर्क, और उन्होंने हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमा चलाया था इसी समय, मानहानि का केस कर दिया था। और इसलिए कर दिया था क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खूब पैसा कमाया था, जबकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये कहता था कि किसी प्रकार का कोई करप्शन आपको नहीं करना है। इसलिए जब हेस्टिंग्स वापस लौट के गया इंग्लैंड में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट हुआ था, उसका मुकदमा चलाया था खुद एडमंड बर्क ने, जो कि उस समय एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे और एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिस्ट थे। इनकी इनके इनकी किताबों को पढ़ा जाता है एडमंड बर्क की। चलिए नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में लिखना, द गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी, द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज were aligned with the Governor General of Bengal, मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को गवर्नर जनरल के साथ जोड़ दिया गया। सर नाउ मद्रास दे, मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को गवर्नर जनरल के साथ जोड़ दिया गया। गवर्नर जनरल के साथ जोड़ दिया गया। नाउ दे हैव टू डिस्कस all the matters related to administration with him, अब उन्हें प्रशासन से संबंधित सभी मामलों के बारे में जानकारी गवर्नर जनरल को देनी थी। ठीक है, तो ये भी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल है। एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन कर रहे थे, लेकिन यहां भी मॉडल गलत था। यहां क्या गलती कर रहे थे? ये जानकारी देनी थी, बात नहीं माननी थी। वो गवर्नर जनरल की बात को नजरअंदाज कर सकते थे, क्योंकि केवल जो शब्द इसमें यूज किया गया, दैट वाज टू इन्फॉर्म द गवर्नर जनरल।
अबाउट द एवरी कंडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए हुआ ये कि ये मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में होते हुए भी अंडर में नहीं थे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आया बेस्ट सामने, मैसूर वॉर और मराठा वॉर के समय में, जैसे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और सेकंड मैसूर वॉर, इन दोनों के समय में वॉरेन हेस्टिंग्स फेवर में नहीं थे इन दोनों युद्धों के, लेकिन दोनों युद्ध ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी ने लड़े, जबकि बंगाल से उन्हें मना कर दिया गया कि आप युद्ध मत लड़िए, कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं है युद्ध लड़ने की, हमें मना किया गया है युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन चूंकि मराठा वाला मामला था बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, वहां बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही थी, और मैसूर वाला जो मामला था वो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में था, उनकी शक्ति में वृद्धि हो रही थी। उन्होंने गवर्नर जनरल की बात को अनदेखा किया, उन्होंने कहा भाड़ में जाओ, हम तो लड़ेंगे, और युद्ध हुए दोनों। इससे फिर से कंपनी की जो शक्ति है या आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हुई। 1784 में देखेंगे हम इसे, ये यहां परेशानी देखने को मिली। ठीक है, तो आप इस बात को लिखिए, बात को लिखिए मत, आप याद रखना इसे, क्योंकि लिखना ही इतना कहां तक लिखोगे, आप समझते रहना इसे। क्लियर है ये बात? हाँ जी, चलिए। हाँ मीना जी बताइए क्या क्वेरी है, जल्दी पूछिए। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो आपने लिखवाया कि गवर्नर को गवर्नर जनरल के साथ जोड़ दिया गया था, तो जोड़ा था या अधीन कर दिया था? अधीन सही वर्ड तो जोड़ा होगा, क्योंकि अधीन इस मामले में नहीं किया गया था भाई, ये थी सूचना देनी थी, लेकिन वो अपने अपने मामलों में तो स्वतंत्र थे ही, निर्णय ले सकते थे। अधीन नहीं किया गया था, बस ये कह दिया गया था कि आप कोई भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित निर्णय है, तो आप इसकी चर्चा बंगाल के गवर्नर से साथ करेंगे और उसके बाद निर्णय लेंगे। तो निर्णय लेने में तो वो स्वतंत्र थे, चर्चा के बाद में ऐसा नहीं था कि वो बंगाल के गवर्नर का निर्णय को मना नहीं कर सकते थे, मना कर सकते थे, उन्होंने किया भी बाद में। मतलब इसके ऊपर कोई आ, इस संबंधित कोई इसमें बात थी नहीं, क्लैरिटी नहीं थी एक्ट में कि क्या किया जा सकता है अगर तैयार नहीं है तो आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, इसको हम लोग 81 में लिख लेंगे आगे, जब 1781 का सेटलमेंट करेंगे, अगले पॉइंट में कंटिन्यूएशन में लिखना बल्कि। सो दिस ऑल्सो this also show SHOW the foundation of central administration in India। इस प्रकार यह भारत में केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा है कि सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस कब शुरू हुआ, तो दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। तो इस बात को यहां पर नोट करके लिख लीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, भारतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आती है। एंड सो वी कैन सी दैट the centralization of administration या the tendency of centralization of administration came
बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये आया है कई बार एग्जाम। अच्छा, एक बात उसमें और याद रखना, वो शायद मैं भूल गया हूं वहां पे, बंगाल का गवर्नर क्लाइव था पहला, है ना? मैं लिखवाना चाह रहा था लेकिन भूल गया हूं, वहां पे कहीं पे भी नोट कर लेना। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में लिखना, बल्कि इसको नोट करके लिखना। अगले पॉइंट में क्या लिखना है, इस बात को नोट करके लिखना। देखो, गवर्नर जनरल जो था उसे नियुक्त करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान है आपको, मैंने आपको बताया था कि गवर्नरों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते थे इंडिया में, याद है ना? ये तो शुरुआत में ही हो गया था, शायद 1626 के चार्टर से ही हो गया था। जब मद्रास प्रेसिडेंसी फिर बन गई थी 1665 से, इसके बाद क्लियरली हो गया था। पहले 1626 से फैक्ट्रियों के जो गवर्नर होते थे, फैक्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, उनकी नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करने लगे थे। ऑनलाइन वाले बताओ, याद आ रहा है नहीं? हाँ जी सर। करेक्ट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, देखो, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स नियुक्त करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि 24 लोग थे। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते थे बाद में भारत में जो सर्वेंट्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको करते थे ये। अब गवर्नर भी तो सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर को भी नियुक्त करते थे, तीनों गवर्नरों को नियुक्त करते थे। इसका मतलब वो बंगाल के गवर्नर जनरल को भी नियुक्त करते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था अपना उत्तर देने के लिए? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए उत्तर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इसका मतलब गवर्नर जनरल के ऊपर किसका नियंत्रण हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण हुआ। अब ध्यान से समझो व्यवस्था की कमी, एक एक बात को। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इसमें दो लोग, एक गवर्नर, एक उसके चार सदस्य। चार सदस्यों के ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट, गवर्नर जनरल के ऊपर कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। अब गवर्नर जनरल क्या काम कर पाएगा ऐसे में एफिशिएंटली? क्या गवर्नर जनरल इन काउंसिल काम कर पाएगी एफिशिएंटली? बताओ। दो सत्ताएं कंट्रोल कर रही हैं, एक एक को कर रही है, एक दूसरे को कर रही है। निर्णय दोनों के द्वारा ही लिया जाना है, मिलकर ही, तो वो होगा ही नहीं, इसीलिए कोई निर्णय ही नहीं लिए जा रहे थे। जहां गवर्नर जनरल कंपनी के हितों को रिप्रेजेंटेशन कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता था, वहीं गवर्नर जनरल काउंसिल पार्लियामेंट के हितों को रिप्रेजेंट कर रही थी। आया समझ में? ऑनलाइन वाले बता दो। हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, तो लिखो इस बात को, नोट में लिखना। द गवर्नर जनरल, द गवर्नर जनरल was representative of East India Company, गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था। so he was under direct control of court of directors, जिसके कारण वह, सर ये वाला स्टार्टिंग से बोल दीजिए पॉइंट। रुको, जिसके कारण वह, या ऐसा लिखना, इसमें रुको रुको रुको, गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था। इस कारण वह, कुणाल आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक ऑफ करिए जरा, ऑफ ऑन हो गया है।
इस कारण Sorry, वह कोई बात नहीं, इस कारण वह निदेशक मंडल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। इस कारण वह निदेशक मंडल के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए, ये एक 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब तीसरा पॉइंट आता है जुडिशरी वाला। सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, क्योंकि अभी तक तीनों प्रेसिडेंसी में जो न्याय व्यवस्था थी वो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, उसके ऊपर कोई भी केंद्रीय नियंत्रण नहीं था। तो एक केंद्रीय नियंत्रण लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसमें भी घपलत ही हुई, देखेंगे इस घपलत को भी। आगे लिखिए अगले पॉइंट से, एज द जुडिशियल सिस्टम in all three presidencies were independent to each other were independent to each other so there was a need of central judicial administration to, चूंकि तीनों प्रेसिडेंसियों में न्यायिक व्यवस्था एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इसलिए न्यायिक व्यवस्था में भी केंद्रीयकरण की आवश्यकता थी। So to bring the centralization in judicial system to a Supreme Court was established at Calcutta by this act। इसलिए न्यायिक व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। अच्छा, इसने काम करना शुरू किया 1774 में, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट वॉज फुल्ली फंक्शनल फ्रॉम 1774। ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 जो थे वो अलग जस्टिस थे, मतलब 3 दूसरे लोग थे जो इसके मेंबर थे। कुल मिला के 4 लोग थे इसमें। और सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल, क्रिमिनल, इन सभी मामलों में ज्यूरिसडिक्शन था। सिविल मामलों में भी ज्यूरिसडिक्शन था, क्रिमिनल मामलों में भी ज्यूरिसडिक्शन था, एडमायरलिटी वाले मामलों में भी ज्यूरिसडिक्शन था। एडमायरलिटी का मतलब ये था वहां पे जो सैन्य अदालतें थी, एडमिरल की कोर्ट सैन्य अदालत होती थी, उसमें भी इसके पास ज्यूरिसडिक्शन था। तो एक कंप्लीट ज्यूरिसडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट के पास।
तो इसमें लिख लीजिए, इसमें लिखना, दिस सुप्रीम कोर्ट दिस सुप्रीम कोर्ट हैज this Supreme Court has complete jurisdiction in all the matters related to civil, criminal, and admiralty too, and admiralty too. ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास नागरिक, दांडिक एवं सैन्य न्याय से संबंधित संपूर्ण अधिकार क्षेत्र था। It was also an appellate court too. अपीलीय न्यायालय भी था ये, मेयर की कोर्ट की अपील हो सकती थी यहाँ पे। It was also an appellate too, या appellate court too, ऐसा लिखिए। It was also an appellate court too, यह एक अपीलीय न्यायालय भी था। और अपील कितनी हो सकती थी? तो 5,000 पाउंड तक के जितने भी मामले थे, 1,000 से लेके, उनकी अपील यहां हो सकती थी। 1,000 तक के हम लोगों ने पढ़े हैं, कहां होती थी? 1,000 पाउंड के मामले या 1,000 पगोड़ा तक के जो मामले थे, उन्हें कौन सा कोर्ट देखता था? भारत, वहां पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अरे मेयर की कोर्ट नहीं देखती थी क्या? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो देखती थी। मेयर की कोर्ट 1,000 पाउंड तक के मामले देखती थी? नहीं, ये बताओ। यस सर, 500। अच्छा, 5 से 500 तक के देखती थी, और 500 से 1,000 तक के फिर गवर्नर जनरल काउंसिल देख सकती थी। जी जी जी। ठीक है। हाँ, तो ये अब ये कहां तक देख सकती थी? तो ये सुप्रीम कोर्ट जो थी वो 1,000 से 500 तक के मामले देख सकती थी। अब गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल के पास जो मामला सुनने का अधिकार था ना, वो नहीं था। उसकी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया था। तो अब सीधे तौर पर 1,000 से लेके और 5,000 तक पाउंड तक के जो मामले थे सिविल अपील, उनको ये देख सकते थे। 5,000 के बाद जो थे वो प्रिवी काउंसिल में जाने थे। अब क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले बताओ। जी सर। लिख लो इस बात को। नाउ दिस कोर्ट कैन सी the matters up to 5,000 pounds. The matters up to 5,000 pounds. 5,000 पाउंड से अधिक के मामले, 5,000 पाउंड से अधिक तक के मामले राज परिषद ही सुन सकती थी। The matters more than 5,000 pound, could be heard by Privy Council. ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना या बल्कि नोट में लिखना।
सर एलिजा इम्पे, ये पूछा गया है एग्जाम में, इम्पे थे इसके पहले चीफ जस्टिस, है ना? तो लिखिए सर एलिजा इम्पे was the first chief justice, the first chief justice the first chief justice of this court, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना? अब एक और मतलब दो बातें इसमें और हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ये कोर्ट भी कोर्ट ऑन रिकॉर्ड था, और दूसरी बात इसमें ये थी इंपॉर्टेंट कि इसके पास रिट ज्यूरिसडिक्शन भी था। रिट ज्यूरिसडिक्शन की शुरुआत यहां से होती है, आया समझ में? पर रिट वैसी नहीं थी जैसी हमारे यहां पर है, या आर्टिकल 32 में जो रिट ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है उसमें से कुछ ही था यहां पर, सारा नहीं था। बट देयर इज ऑल्सो, या दिस कोर्ट ऑल्सो हैज द रिट ज्यूरिसडिक्शन टू, ठीक है? अब रिट ज्यूरिसडिक्शन किसके अगेंस्ट में होता है? रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसके अगेंस्ट में जारी करता है, ये बताओ? प्रशासन के ना, अधिनियम। राज्य के अगेंस्ट में जारी करता है या नहीं? यस सर, यस। अब इसका मतलब यहां पर रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास हो गया, और राज्य कौन है यहां पर? गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट की और उनकी बजेगी नहीं आपस में। तो क्या होगा कि जो चीफ जस्टिस है वो और हेस्टिंग्स, वो दोनों भी आपस में लड़ेंगे कि ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन, ये मेरा, इन दोनों में भी नहीं बनी। और उसका एक और रीजन था इसमें, इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जितने भी कानून बनाएगी उन कानूनों का प्रारूप पहले आपको पास कराना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट से। सर्वोच्च न्यायालय उसकी अनुमति देगा तभी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो न्यायालय था सुप्रीम कोर्ट, इट वॉज एन इक्विटी कोर्ट टू, कोर्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं इसे। इक्विटी कोर्ट का मतलब है अ कोर्ट सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट इन इंग्लैंड। सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड में जैसी थी, उसके पास जो शक्तियां थी वही शक्तियां, वही बातें यहां पर सुप्रीम कोर्ट को बताई दी गई। अब वहां पर सुपरिंटेंडेंट करने का काम विधि को सुप्रीम कोर्ट का था, यहां पर भी दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। अब कोई कानून अगर गवर्नर जनरल काउंसिल बना रही है तो क्या वो इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसको देखेगा सुप्रीम कोर्ट भारत में। तो पहले वो परमिट करता था, तब गवर्नर जनरल काउंसिल उसको फिर पास कर पाती थी, तब कानून बनता था। अब ये क्लैरिटी इसलिए नहीं आ पाई कि विधि बनाने की शक्ति किसके पास। अब समस्या ये है, विधि अब कौन बनाए? गवर्नर जनरल काउंसिल तो उसके पास भी नहीं है। क्यों? जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तब तक नहीं होगी, विधि नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास भी विधि बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह अधिकार गवर्नर जनरल काउंसिल को दिया गया। यहां भी चेक एंड बैलेंसेस की सिचुएशन लेके आई गई, लेकिन इसने भी बर्बादी ही की। इसका भी कोई बढ़िया एफिशिएंटली इसको यूज नहीं किया जा सका। ठीक है? हाँ अभिषेक बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ सर, ऐसा भी था, मान लीजिए जैसे किंग इन काउंसिल में अपील जाती थी, हाँ तो वो मतलब कि उसमें काफी टाइम लग जाता था क्योंकि वो इंग्लैंड में जाती थी। हाँ वो एक्सपेंसिव भी होती थी और यहाँ पे डिले होता था जस्टिस में, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। देखो, केवल यही कारण नहीं था, बेसिक रीजन तो यही था कि सेंट्रल जुडिशरिक्शन यहाँ बनाना था, एक सेंट्रल जुडिशियल अथॉरिटी बनानी थी। प्रिवी काउंसिल तो तब भी रखी गई थी इंग्लैंड में। हाँ, ये एक मुद्दा जरूर था जो तुमने कहा, और इसका समाधान इसीलिए किया गया कि 5,000 तक के मामले सुनने का जो अधिकार है वो इन्हें दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को ही। 5,000 से ऊपर के मामले फिर जाएंगे प्रिवी काउंसिल में।
है ना? यस क्योंकि अगर केवल यही बात होती जो आप कह रहे हो, यही पॉइंट होता, तो फिर प्रिवी काउंसिल की बात ही खत्म हो जाती, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को ही दे देते यही अधिकार कि यही सुन ले भाई सब, वहां जाने का ही क्या दिक्कत है, वहां जाने का ही क्या काम है ना? यस तो ये केवल एक पॉइंट था। हाँ, इस पॉइंट का समाधान किया गया कि जो रेंज थी वो बढ़ा दी गई सुप्रीम कोर्ट की, है ना? पहले 1000 थी, इसे 1000 से बढ़ा के 5000 कर दिया गया। क्लियर है ना? यस सर। तो मैं क्या लिखवा रहा था मुझे याद नहीं है, लास्ट पॉइंट क्या लिखवाया था? अच्छा, रेट जुरिसडिक्शन लिखवा रहा था। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, इसको लिख के छोड़ दीजिए यहाँ पे, आज यहीं तक करते हैं, आगे फिर कल करेंगे। रेट जुरिसडिक्शन में लिख के छोड़ दीजिए, इसमें लिखना दिस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज this Supreme Court also has writ jurisdiction. This Supreme Court also has the writ jurisdiction. यह सर्वोच्च न्यायालय रिट जुरिस्डिक्शन भी रखता था। यह सर सर्वोच्च कोर्ट ऑफ न्यायालय रिकॉर्ड भी था, आप ये भी जी, बता, आप ये भी हाँ, पॉइंट लिखवाने वाले कोर्ट थे। ऑफ रिकॉर्ड भी था, हाँ करेक्ट, ये भी मैं भूल गया। तो रिट जुरिस्डिक्शन टू एंड ऑल्सो a court on record too, and also a court on record too, तथा एक अभिलेख न्यायालय भी। ठीक है, कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बात करेंगे मेनली, कि कौन कौन सी खामियां रही इसमें, कौन कौन से इश्यूज रहे, क्या क्या परेशानियां देखने को मिली। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, यहां तक रखते हैं। मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आ गया, क्लियर हो गया सब मामला। जी सर। अब तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो प्रावधान है उनको याद रखने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। अगर आपने इन्हें फॉलो थ्रू में समझ ले तो आपको क्लियर हो जाएंगे। सर हाँ जी, कल आपने एक पॉइंट लिखवाया था कि बंगाल हाँ में द्वैध व्यवस्था आ गई थी, तो ये हाँ। 1773 से 1774 से। नहीं, द्वैध व्यवस्था ही 1765 से, इलाहाबाद की संधि से आ गई थी, 1765 में हुई मुगल सम्राट के साथ में, उससे फिर शुरू हुई बक्सर के बाद में, बैटल ऑफ बक्सर। ओके सर। 1764 में थी बैटल ऑफ बक्सर, 65 में इलाहाबाद की संधि हो गई, क्लाइव ने की थी वो तो, बल्कि क्लाइव ने नहीं की थी, क्लाइव तो चले गए थे उस समय। वेंसेस्टार्ट थे गवर्नर बंगाल के, वेंसेस्टार्ट ने वो संधि की, लेकिन उस 1765 की संधि के बाद बंगाल का गवर्नर बना के भेजा क्लाइव को। तो इन रियल टर्म्स द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर 1765। तो लागू की, द्वैध शासन को लागू किया फिर क्लाइव ने आके, क्योंकि द्वैध शासन उन्हीं की बनाई गई व्यवस्था भी थी, 1765 में आई। ठीक है जी सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।